एवरीवन, वेलकम टू लर्न वेल। आज हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझेंगे। आप इस चैप्टर को समझने के साथ साथ इस चैप्टर के नोट्स भी प्रिपेयर करोगे ताकि जब एग्जाम्स आएंगे तब आपको इसे सिर्फ रिवाइज करना है। आप इसे अपनी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें लिखो। तो चलिए इस चैप्टर का वन शॉट में समझेंगे और याद भी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकॉनमी कैसा था। इंडियन इकॉनमी में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते थे, आर्टिसंस थे, पोर्टर्स थे, मिट्टी की मूर्तियां बनाते थे, ऐसे काम करते थे। तो ज्यादातर मेजॉरिटी वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। यह सब काम कर 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 हैप्पी थे और अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह जीते थे। उनको किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी, सब अच्छे से अपना काम कर रहे थे। एंड दे वर वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, मीन्स जो हम हाथों से चीजें बनाते थे उनको उनके नामों से जाना जाता था। ब्रिटिशर्स ने देखा कि यह सब तो बहुत मेहनती हैं, हाथों से काम करते हैं, रिच इन रिसोर्सेज। तो ब्रिटिशर के दिमाग में आया कि क्यों ना इनका हमारे देश की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब उनके दिमाग में यह चीज आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में घुसने की कोशिश करी इंडिया में। तो उनका सबसे पहला वॉर हुआ नवाब ऑफ बंगाल के साथ, जिसको बोला गया बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में ब्रिटिशर हमारे देश में घुसे और धीरे धीरे हमारे देश पर कब्जा कर लिया और वहां से उन्होंने 200 साल हमारे देश में कब्जा किया। इंडिया, जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे, उन ब्रिटिशर्स ने देश को लूट कर खत्म कर दिया। ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया. The foundation of British Empire in India was laid by Battle of Plassey. Britisher rule in India from 23 June 1757 to 15 August 1947 with the Battle of Plassey. यह बैटल किसके बीच थी? यह रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद्दौला के बीच में थी। यह डेट्स को याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बंगाल पर कब्जा करते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। एम ऑफ ब्रिटिशर्स और बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का? जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल आया था उसका बेसिक पर्पस क्या था? उस टाइम ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल बनने लगी थी और इंडिया क्या करते थे? जो इंडियन थे वो खेती बाड़ी करते थे और ब्रिटिशर्स को पता था कि इंडिया इज रिच इन रिसोर्सेज जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था। दे यूज द इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यहाँ का सारा रॉ मटेरियल ले जाकर अपने देश में रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रीज में यूज कर कर उसका फिनिश गुड बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे। अपने वहां के लोगों को रोजगार दिया और इंडिया को 200 साल तक लूटा। इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की गई सिर्फ और सिर्फ अपने देश की बेटरमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। इंडिया का सारा रॉ मटेरियल उठाया और अपने देश में ले गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। अब इंडियन इकोनॉमी कैसी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले? इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पर्स इकोनॉमी थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी और वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। सबसे पहला है प्रॉस्पर इकोनॉमी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस एंड प्रॉस्पर्स इकोनॉमी। प्रॉस्पर्स मीन्स काफी ज्यादा सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट थी कि किसी पर डिपेंड नहीं थी। सेकंड है एग्रीगेरियन इकोनॉमी। Agriculture was the main source of livelihood for the most of the people and it's engaged about 2/3 of the total population. एग्रीकल्चर कैसा था? फूड क्रॉप ग्रो करते थे और उनको कंज्यूम करते थे। कोई कंपटीशन नहीं था उनका किसी के साथ। एग्रीगेरियन थे। एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था उनका। 2/3 of the population were engaged in agriculture और बाकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में थे।
थर्ड है वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. India was also known for its handicraft industries in the field of cotton, silk textile, metal, and precious stones. Handicraft products produced a worldwide market due to the reputation of the fine quality of the material used and high standard of craftsmanship. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में कॉटन हो या सिल्क हो, टेक्सटाइल हो, मेटल या प्रीशियस स्टोन वर्क हो, यह सब बहुत पॉपुलर थे. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में तो कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्परस थी, एग्रीकेरियन थी और वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. However, during the British rule, economic policy pursued by the colonial government, British government in India were concerned with the protection and promotion of their own economic interest than with the development of the Indian economy. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इनके हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म कर दो, इनके एग्रीकल्चर को ख़त्म कर दो और पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दो. तो ब्रिटिशर्स ने 3 सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने की सोचा. सबसे पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्रीज और तीसरा फॉरेन ट्रेड. सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे. इंडियन इकोनॉमी कैसा था, एग्रीकेरियन था. 75% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और नियरली 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from the agriculture. नियरली 85% जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे और सारा का सारा काम डायरेक्टली हो या चाहे इनडायरेक्टली हो वो एग्रीकल्चर से ही करते थे. अब मेन रीजंस क्या थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से डिस्ट्रॉय करा, वो कौन सी पॉलिसीज थी जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर आगे नहीं बढ़ पाया, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया और हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया. There were 4 main reasons for stagnation in agriculture sector. First is land settlement system. Second is commercialization of agriculture. Third is low level of productivity. And the fourth one is scarcity of investment. सबसे पहला रीजन था land settlement system. The most important reason for stagnation. Stagnation means slow growth या no growth. In agriculture sector was the introduction of the जमींदारी system. Land settlement system को जमींदारी system के नाम से भी जाना जाता है. तो ब्रिटिशर रूल के टाइम ब्रिटिशर ने क्या बोला कि हमें तो फिक्स रेंट चाहिए. किसको बोला, जमींदार्स को बोला. उन्होंने बोला कि अगर तुम भारत में रहना चाहते हो तो हम जो बोलेंगे तुम्हें वो ही करना पड़ेगा. अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हें कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं. ब्रिटिशर्स ने जमींदार्स को बोला कि तुम अपनी जमीन पर खेती करो, कुछ भी करो, तुम मालिक हो, लेकिन हमें फिक्स रेंट चाहिए. खेती हो चाहे ना हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो कह रहे हैं हमें तो वो ही चाहिए. और बोला कि तुम जितने चाहो उतने कल्टीवेटर से काम करवाओ. तो जमींदार्स ने क्या करा कि कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया कि हमें इतनी फसल चाहिए, कैसे भी करके ग्रो करें. और यह लोग मेजॉरिटी पोर्शन जमींदार के पास रख लेते थे. यह जो भी ग्रो करते थे और थोड़ा सा उसका पोर्शन कल्टीवेटर्स को देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके. तो बुरे तरीके से कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉयटेशन हुआ. इन सब में से परेशान कौन हुआ, सबसे ज्यादा जो परेशान हुआ था वो कल्टीवेटर्स परेशान हुए थे. देखो यहाँ पर भी सेम वही लिखा है. The most important reason for stagnation in agriculture sector was the introduction of the zamindari system by the colonial government. Under this system, the profit occurring out of the agriculture sector went to the zamindars in the form of lagan. The main interest of the zamindars was only to collect lagan regardless of the economic condition of the cultivators. zamindars का main purpose था लगान कलेक्ट करना और ब्रिटिशर्स को देना.
कल्टीवेटर्स की चाहे जो मर्जी हालत हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। उनका मेन पर्पस था कि लगान को कलेक्ट करना और ब्रिटिशर्स को देना। सेकंड रीजन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारा एग्रीकल्चर पूरे तरीके से कमर्शियलाइज कर दिया गया। पहले क्या होता था कि इंडियन क्रॉप ग्रो करते थे, फिर उसको कंज्यूम कर लेते थे। बट ब्रिटिशर्स ने उनको बोला कि तुम ये व्हीट राइस की बजाय कॉटन, जूट, टी, कॉफी, इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो इज अ टाइप ऑफ डाई जिसकी सेल बहुत ही ज्यादा होती है। तो ब्रिटिशर्स ने हमें शिफ्ट करा फ्रॉम द फूड क्रॉप टू द कैश क्रॉप। खाने वाली फसलों को छोड़ो और पैसे कमाने वाली फसलों को उगाओ। लेकिन इस क्रॉप को उगाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि यह लैंड की क्वालिटी को खराब करती थी। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा पैसा कमाया और अपने फायदे के लिए किया। हमने फूड क्रॉप उगाने बंद कर दिए और हम फॉरेनर कंट्रीज पर डिपेंड हो गए फूड क्रॉप के लिए। दिस इज हाउ उन्होंने हमारे देश को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया। देखो यहाँ पर भी सेम वही लिखा है कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल पर्पस इन द मार्केट रेदर देन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। सेल के लिए वो प्रोडक्शन करवाने लगे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द फार्मर वर गिवन हायर प्राइस। फार्मर को हायर प्राइस पे करते थे कि अगर वो कैश क्रॉप लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो ये सब ग्रो करेंगे तो वो उनको हायर प्राइस पे करेंगे। However, this did not improve the economic condition. But ये सब चीजें उगाने से इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो डाउन होने लगी क्योंकि हम कोई भी फूड क्रॉप नहीं उगाते थे। हम बाहरले ब्रिटिशर्स थे उन पर डिपेंड हो गए थे कि वहाँ से हम फूड क्रॉप्स लेते थे, कंज्यूम करते थे। हम सिर्फ और सिर्फ कैश क्रॉप उगाते थे, वो भी किस लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। They were producing cash crops which were to be ultimately used by the British industries. Thus, the British rule promoted shifting of the crops from the food crop to the cash crops. उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा पैसा कमाया और हमने फूड क्रॉप्स उगाने बंद कर दिए और हम फॉरेनर कंट्रीज पर डिपेंड हो गए फूड क्रॉप्स के लिए। दिस इज हाउ उन्होंने हमें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय किया। थर्ड रीजन इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगी क्योंकि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ रहा था। एग्रीकल्चर इज इंटायरली डिपेंड ऑन रेनफॉल। पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, पूरा का पूरा बारिश पर डिपेंड था। फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स पैसा नहीं लगाती थी, उनको तो सिर्फ अपने काम से मतलब था कि हमारा काम हो रहा है, बस हमें किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी से क्या, तो फिर कैसे देश आगे बढ़ेगा? बहुत सारी समस्याएं थी जिससे हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। द कल्टीवेटर हैज नीदर द मीन नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। उनके पास ना ही कोई मेन थे और ना ही कोई इंसेंटिव जो वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। जमींदार कुछ करते नहीं थे और ब्रिटिशर्स कुछ करना नहीं चाहते थे। All this made it difficult to introduce the modern technology, which caused a perpetually low level of productivity. Fourth reason is scarcity of investment. India's agriculture was facing scarcity of investment in terracing, flood control, and drainage. Although some farmers changed their cropping pattern from the fruit crop to the commercial crop, a large section of tenants, small farmers, and the sharecroppers neither has resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट को कोई भी पैसा नहीं था किसी भी सेक्टर्स में। एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा था। अगर अच्छी क्रॉप्स ग्रो करनी है तो फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसके लिए अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, प्रॉपर टेक्निक ऑफ फार्मिंग चाहिए, सब में पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कोई लगाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर। Although the agriculture has dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation. India was particularly well known for its handicraft industries. Like agriculture, India could not develop a sound industrial base under the British rule.
कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा बुरे इम्पैक्ट पड़े। क्या क्या इम्पैक्ट आए? सबसे पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। सेकेंड इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। थर्ड is low contribution to GDP and the fourth one is limited role of public sector. सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि इंडस्ट्रीज को सेटअप होने देना, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि इंडस्ट्रीज का बंद होना। सिस्टमैटिक वे में अपनी पॉलिसीज के थ्रू खत्म कर दिया उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को। 2 तारीखों से हमारी इंडस्ट्रीज को खत्म करा उन्होंने। एक तो वो यहाँ से टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करते थे, लाइक जैसे कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया से बाहर ले जाते थे। इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे और कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे। लाइक इंडिया से कॉटन ले गए और बाहर से क्लॉथ बनाकर ले आए और उस पर भी कोई टैक्स नहीं पे करते थे। लेकिन अगर मुझे कोई भी अपना हैंडीक्राफ्ट बाहर बेचना है, तो एक्सपोर्ट करना है, तो उस पर हैवी टैक्सेस लगा दिया उन्होंने। दोनों तरफ से उनका ही फायदा हो रहा था, ब्रिटिशर्स का और इंडियन को भी। जो बाहर से क्लोथ बनकर आते थे वो अच्छे लगने लग गए, क्योंकि यहाँ पर तो अगर वो एक कपड़े को बनाएंगे हाथ से तो उसको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता था। लेकिन जो क्लोथ हम मशीन से बनकर आते थे वो जल्दी जल्दी बन जाते थे। हैंडीक्राफ्ट पर टैक्सेस लगाने के कारण हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद होने लगी। इंडियन मार्केट में मशीन मेड गुड्स का यूज होने लगा। सेकेंड इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज adversely affect the Indian economy in the following way. There are 2 ways. First is high level of unemployment and the second is import of finished goods. In high level of unemployment, the decline of Indians handicraft result in the unemployment on a mass scale. The displaced artisans were forced to take up the agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on village and overcrowding the agriculture. हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बढ़ गई थी। जब हैंडीक्राफ्ट्स का काम धीरे धीरे खत्म होने लगा तो वो लोग एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट होने लगे। एग्रीकल्चर में तो पहले से ही कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, एक ही लैंड पर कितने सारे लोग काम कर रहे थे, तो हमें उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला। दूसरा है इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। The Indian-made goods could not be withstand the foreigner competition of the machine-made cheap goods. It resulted in the new demand in Indian consumer market, which was not fulfilled through the locally made goods. Rather, this demand was profitably met by the increasing imports of the manufactured goods from the Britain. Importer of finished goods मतलब हम importer बन चुके थे finished goods के और exporter बन गए थे raw material के। थर्ड इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। हमारे पास वो कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको बनाने से और ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ऐसी इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी। हम वो मशीनरीज बना ही नहीं पा रहे थे। ब्रिटिशर्स रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन, क्योंकि वो तो अपने ही बेटरमेंट चाहते थे। उन्हें इंडिया से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपना मकसद जो था वो पूरा करना था। अगला है लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना के बराबर था। अगला है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ने कोई भी रोल प्ले नहीं करा। अगर उन्होंने कुछ बनाया तो अपने बेनिफिट के लिए बनाया उन्होंने। India has been an important trading nation since ancient time. However, the restrictive policies adopted by the colonial government adversely affected structure, composition, and the volume of the Indian foreign trade. Next है foreign trade. जिन भी फॉरेन कंट्रीज के साथ हम डील करते थे तो हमारा ट्रेड कैसा था? मेजॉरिटी हमारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ था, क्योंकि ब्रिटिशर रूल कर रहे थे तो मोस्टली उनके साथ था हमारा ट्रेड।
जिसमें हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। फॉरेन ट्रेड में हम एक्सपोर्टर बन चुके थे और इंपोर्टर बन चुके थे। एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल की और इंपोर्टर फिनिश गुड्स के। सबसे पहले है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। Indian became an exporter of primary products such as cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. इंडिया एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी गुड्स का। इंडिया से क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट होती थी, जैसे कि वूल, शुगर, इंडिगो, कॉटन, जूट, ये सब चीजें एक्सपोर्ट होती थी इंडिया से। और इंपोर्ट क्या होता था बाहर से? इंपोर्ट होता था कि जैसे कि क्लोथ, वूलन क्लोथ, कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, ये बाहर से इंपोर्ट करी जाती थी इंडिया में, जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती थी। अगला है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। British government maintained a monopoly control over the Indian export and import. More than half of the Indian foreign trade was restricted to the Britain, while the rest was allowed with the few other countries like China, Sri Lanka and Iran. पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन का था। हाफ ब्रिटेन के साथ रेस्ट्रिक्टेड था, बाकी का चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ था। The opening of the Suez Canal 1869 served as a direct route for shipping operating between the India and Britain. ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन तक जाने के लिए क्या टेक्निक लगाई? उन्होंने स्यूज कनाल को इंट्रोड्यूस किया इन 1869। डायरेक्ट रास्ता बनाया जिसमें शिप के थ्रू सामान ले जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स ले आते थे। थर्ड इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रॉ मटेरियल का वो एक्सपोर्टर था और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का। देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू द एक्सेस एक्सपोर्ट्स, हाउएवर द एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज्ड। धीरे धीरे उन्होंने हमारी वेल्थ भी खत्म कर दी। जो भी पैसा आ रहा था ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे। एक्सपोर्ट सरप्लस कहाँ पर वो यूज करते थे? सबसे पहले टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, मींस उनको पेमेंट करते थे। सेकंड है वॉर के एक्सपेंसेस पर खर्चा करते थे। और थर्ड इज इनविजिबल आइटम एक्सपोर्ट करते थे, उस पर खर्चा करते थे। अगला है डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो होती है जब हम पॉपुलेशन की क्वालिटी के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं, लाइक बर्थ रेट कैसा था, डेथ रेट कैसा था, एजुकेटेड पॉपुलेंट कितने थे, इन एजुकेटेड कितने थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी थी, लिटरेसी रेट कैसा था। सबसे पहला है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वो था जब पहली बार जनसंख्या काउंट की गई। सबसे पहले कब काउंट की गई? सबसे पहले 1881 में काउंट करी गई और बोला गया कि आफ्टर एवरी 10 ईयर्स के बाद जनसंख्या काउंट करी जाएगी। नेक्स्ट है 1921। इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1921 से पहले ये बर्थ रेट, डेथ रेट या लिटरेसी रेट एक स्टेबल लेवल में थे, बट 1921 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। 1921 से पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड अलग थी और 1921 के बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड अलग हो गई, इसीलिए इस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। क्या क्या डेमोग्राफिक कंडीशंस थी? सबसे पहले बर्थ रेट एंड डेथ रेट। Birth rate refers to the number of children born per thousand in a year, and death rate refers to the number of people dying per thousand in a year. बर्थ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और डेथ रेट भी। डेथ रेट इसीलिए क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। उस टाइम पर बहुत सारे डिजीजेस थे जिससे लोग मर रहे थे। उस टाइम पर मेडिकल फैसिलिटीज ना के बराबर ही थी। अगला पॉइंट है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट ना के बराबर था उस टाइम पर। लिटरेसी क्या होता है? जो व्यक्ति लिख सकता है या पढ़ सकता है, हु कैन रीड और राइट। उस समय में लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे। उस टाइम पर लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा लो था, लोग पढ़ लिख भी नहीं सकते थे। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज वेरी लेस देन 16%। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। अगला पॉइंट है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज।
हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही पुअर थी। उस टाइम पर तो वैक्सीनेशन भी नहीं लगती थी। आज के टाइम में तो कितनी सारी वैक्सीनेशन लगती है एक बच्चे को जब वो पैदा होता है कि उसे कोई भी बीमारी ना हो, लेकिन उस टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगला पॉइंट है हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। Infant mortality rate refers to the number of infants dying before reaching 1 year of age per thousand live birth in a year. Infant mortality rate भी बहुत हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है कि जो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते थे ज़्यादा टाइम तक, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती थी। The infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand, in the contrast to the infant mortality rate of 33 per thousand in 2017, 32 per thousand in 2018, 27 approx per thousand in 2022. In 2023 was 26.619 approx. आपको यह सारा डाटा याद करना है और क्वेश्चन में लिख कर आना है। अगला पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Life expectancy refers to the average number of years for which the people are expected to live. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा कम थी। पहले तो 32 ईयर्स होती थी, लेकिन अब 69 हो गई है। अगला पॉइंट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देयर वॉज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, but there is no doubt that the extensive poverty prevailed in India during the colonial period. The overall standard of living of the common people in India was very low, and there was widespread of poverty in country. Poverty बहुत ही ज़्यादा थी उस टाइम पर। आज के समय में भी पॉवर्टी तो है, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा लो था लोगों का। अब देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। Occupational structure refers to the distribution of the working person across the primary, secondary, and tertiary sector of the economy. So, all the production units of the economy are grouped into the three broad sectors. प्रोडक्शन यूनिट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्जरी सेक्टर। सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर। इन प्राइमरी सेक्टर इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन यूनिट्स exploiting nature resources like land, water, subsoil, etc. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते थे, फिशिंग और माइनिंग पर डिपेंड थे। फिर आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर इंगेज्ड इन द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द वन गुड्स इनटू द अनदर गुड्स। सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन होती है, इसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्म्स engaged in converting the sugar cane into the sugar, construction of the company's power generation, etc. It is called secondary because it depends on the primary sector for raw material. इसे secondary इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करती है फॉर रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से आएगा तभी ये फिनिश गुड्स को बनाएंगे। अगला है टर्जरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन यूनिट engaged in providing the services, for example transport, education, finance, government administration, etc. This sector finds a third place Indian economy on the eve of independence because its growth is primarily depend on the primary or the secondary sector. मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही थी, बाकी ये दोनों में। कुछ सेक्टर्स में तो लोग एग्रीकल्चर से बाहर निकले और दूसरे सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करने लगे। और कुछ ऐसी भी स्टेट्स थी जैसे कि पंजाब, राजस्थान, इन स्टेट में एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। Infrastructure refers to the basic system and services that a country need in order to function properly, like road, airports, railway, energy, communication, etc. इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ब्रिटिशर देकर गए थे, लाइक उन्होंने रोड बनाए, रेलवे बनाई, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट बनाए, कम्युनिकेशन, यह सब उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाया था। There are two main infrastructure which are developed by the Britishers are railways and communications. रेलवे इसीलिए बनाई गई ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके सामान का। रेलवे ऑफ कोर्स वॉज अ मेजर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटेन। ये सिर्फ ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेलवेज को। फर्स्ट इंडियन रेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1950 एंड द फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम द मुंबई टू थाने 57 मिनट्स में उसने 33.8 किलोमीटर कवर किए थे। किस डेट को? 16 अप्रैल 1853 को। यह डेट और डाटा आपने याद करना है और लिख कर भी आना है।
और दूसरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कम्युनिकेशन को। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस टाइम में देखो फोन तो होते नहीं थे, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करते थे? वो पोस्ट और टेलीग्राफ के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। कम्युनिकेशन में अगर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है या कोई इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, इसीलिए उन्होंने डेवलप किया इसको। किया तो उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए था ये भी। इम्पैक्ट क्या हुआ रेलवेज का? फर्स्ट, रेलवे हेल्प पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस एंड अंडरटेक द लॉन्ग जर्नी। जो लॉन्ग डिस्टेंस बैरियर था वो टूट गया, रेलवे के आने से काफी अच्छा हो गया था। सेकंड, हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट मतलब हम सामान को दूर भी बेच सकते थे। थर्ड, मार्केट भी एक्सपैंड हुआ, लाइक इस स्टेट का सामान दूसरी स्टेट लेने लगी और दूसरी स्टेट का सामान ये वाली स्टेट लेने लगी। मार्केट एक्सपैंड हो गया, बाजार खुलने लगे और सामान इजीली मूव होने लगा। तो यह 3 बेनिफिट थे रेलवे के। अंग्रेजों ने बहुत नुकसान किया, लेकिन उनके आने से कुछ ना कुछ फायदा भी हुआ, ना चाहते हुए भी। पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, पीजेंट प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल, इट लीड्स टू मोर आउटपुट। कमर्शियलाइजेशन के कारण हम ज्यादा अनाज बेच पाते थे। अनाज को उगाया और उसे बेच दिया। पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी, मीन्स अनाज को उगाते थे और कंज्यूम कर लेते थे, बट कमर्शियलाइजेशन के आने से बेचने भी लगे। सेकेंड इज better means of transport. Development of the roads, railways give a better means of transportation to Indians. It opens a growth opportunity also. Better mean of transport like railway के आने से means of transport मिला. Third is shift to monetary economy. British rule helped the Indian economy to shift from the barter system to the monetary system. शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी मीन्स पहले बार्टर सिस्टम होता था जिसमें चीजों के बदले चीज दी जाती थी। लाइक मेरे पास राइस है और मुझे वीट चाहिए, तो मैं उस इंसान के पास जाऊंगी जिसके पास वीट है और उसे अपने राइस दे दूंगी और उससे वीट ले लूंगी। लेकिन ब्रिटिशर ने मॉनेटरी इकोनॉमी बनाई, मतलब कैश से खरीदना और कैश से बेचना। हम चीजों को कैश के बदले बेच सकते थे और खरीद भी सकते थे। Fourth point is effective administrative setup. They had an effective administration setup which they left as a legacy. It helped our politicians and planners. वो विरासत में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देकर गए थे और जो हमारे जो पॉलिटिशियन और प्लानर थे उन्होंने उसमें चेंजेस लाई फर्दर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay tuned for the further videos.